दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इंटरमीडिएट भूगोल का मॉडल पेपर 4 चौथा मॉडल पेपर देखेंगे, समझेंगे। और आज की खास विशेषता ये है कि आज जो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी में जो आपको मैं प्रश्न बताऊंगा, उन प्रश्नों का उत्तर कहीं भी उतनी सरलता से आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपको नोट्स के रूप में लिख करके समझाने का और बताने का प्रयास करूंगा। तो समय न गंवाते हुए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो ये कभी कभी प्रश्न जो है हा है थे में भी पूछ लिया जाता है, तो है या थे के चक्कर में मत रहिएगा। इसका कि मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है या कौन है, इसका उत्तर है रैट जेल। दूसरा प्रश्न है, भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से प्राप्त शैल, प्राचीन महाकाव्य। इन चारों विकल्पों में जो उत्तर होगा वो प्राचीन महाकाव्य। तीसरा है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, किस महासागर से होकर जाता है? तो बृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस प्रश्न पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अनेक क्वेश्चन बैंकों में, अनेक किताबों में इसका उत्तर कहीं कहीं NH7 दिया हुआ है, लेकिन जो गलत है। इसका विकल्प हमने दिया है कि NH1, NH24, NH44 और NH7। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 44 NH24, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो नौ निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की। अगला है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है उद्योग, कृषि, परिवहन एवं संचार, खनन। तो परिवहन एवं संचार तृतीय जानते हैं, उद्योग द्वितीयक से, कृषि प्राथमिक से है और खनन भी प्राथमिक से है। सातवां है, गैरीसन नगर है, मतलब क्या होता है गैरीसन नगर? या ये आपको बता दें, गैरीसन नगर को छावनी बोर्ड भी बोला जाता है, जहां सैनिक या जवान रहते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिया है कि मुगल सराय, सारनाथ, अंबाला और उज्जैन। तो अंबाला जो एक हरियाणा का शहर है, आप जानते हैं, ये गैरीसन नगर या छावनी नगर है। आठवां है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित नदियों की संख्या है। अधिकांश किताबों में लिखा हुआ है कि भारत की 2 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, लेकिन आज आप जान लीजिए, या आप ध्यान से टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो भारत की 3 बड़ी नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो इसका उत्तर होगा 3 नदियां। अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। शायद हाँ, अब हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला या क्रम से देखें तो 9वां प्रश्न से शुरू होता है। 9वां प्रश्न है
कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, शार्ट में आपको उत्तर देना है, समय सीमा बंधा हुआ है, कम से कम समय में सटीक उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा, किसी क्षेत्र या देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और इसका जो सूत्र है मापने का वो है लिंगानुपात बराबर महिलाओं की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे 1000। दूसरा अगला क्वेश्चन है 10वां, विश्व में किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंकुल का मतलब जहाँ पे जनसंख्या का विशाल जमाव है। तो 2 ही क्षेत्र पूछ रहा है, तो उत्तर में आप लिखेंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या संकुल एशियाई जनसमूह है, एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अमेरिकन जनसमूह है। अगला क्वेश्चन है 11वां, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। देखिए 4 प्रमुख घटक को ही स्तंभ भी कहा जाता है। तो 4 प्रमुख घटक हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। 12वां क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागमों का नाम लिखिए। तो देखिए इसके पहले था कि मानव विकास के 4 स्तंभों या घटकों का नाम लिखिए। अब मानव विकास के 4 उपागम पूछ रहा है। तो उपागम का सामान्य अर्थ आप जानते हैं कि तरीका या विधि। किन विधियों से मानव का विकास किया जा सकता है। तो जो 4 उपागम है या तरीका है विकास का, वो है आय, दूसरा है कल्याण, तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता और चौथा है क्षमता। अगला क्वेश्चन 13वां है कि रोपण कृषि का अर्थ बताइए। तो रोपण कृषि का अर्थ है पौधा लगाकर बागों के माध्यम से व्यापारिक फसलों का उत्पादन रोपण कृषि कहलाता है। और इसका उदाहरण जरूर आपको लिखना चाहिए एग्जाम में, तभी जो है अर्थ परफेक्ट हो पाता है। जैसे चाय, काफ़ी, रबड़, कोको, गन्ना, केला, नारियल, काजू, अनानास इत्यादि। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां कि ट्रक कृषि का आशय बताइए या ट्रक कृषि क्या होता है। तो ट्रक कृषि का क्या अर्थ है, नगरीय क्षेत्रों से बाहर, मतलब नगर के चारों ओर नगरीय क्षेत्रों से बाहर कृषि उत्पाद और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उत्पाद जब निकटवर्ती नगरों, मतलब जो पास का नगर है, शहर है, निकटवर्ती नगरों और बाजारों में ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है, उसे ट्रक कृषि कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से फल, फूल और सब्जियां इत्यादि होता है। 15वां क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण के किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कारक हैं। पहले नंबर पे उस क्षेत्र में कच्चे माल की प्राप्ति करने में सुगम्यता, मतलब आसानी से मिल जाए, और दूसरा बाजार के निकट हो। 16वां क्वेश्चन है कि गुच्छित बस्तियों का अर्थ बताइए या गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं। तो गुच्छित बस्तियों को सघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। ये एकल बस्तियां होती हैं, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास पास सटे हुए एक संस्थित पर बसे या विस्तारित होते हैं। इन बस्तियों में घरों की 2 कतारों को संकरी, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियों द्वारा अलग किया जाता है या करती हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में
पहला है या 17वां से शुरू होता है। 17वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न का ध्यान से कहीं भी इतना सटीक उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर है, जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उनके मूल निवास स्थान या उद्गम स्थल पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है या वे अपने आप को प्राकृतिक, आर्थिक या राजनैतिक दृष्टि से असुरक्षित महसूस करते हैं तथा उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो ऐसे प्रवास को प्रतिकर्ष प्रवास कहा जाता है। जबकि जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी दूसरे नगर या गांव की सुविधाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कारक जैसे रोजगार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, सुरक्षा एवं शासन में सहभागिता आकर्षित करते हैं और व्यक्ति उनको पाने के लिए वहाँ प्रवास करता है, उस जनसंख्या का आकर्षक प्रवास कहा जाता है। उस जनसंख्या को आकर्षक प्रवास कहा जाता है। ये था प्रतिकर्ष और अपकर्ष में अंतर। अब 18वां क्वेश्चन, मानव विकास के उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर होगा, ये हमने क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप मानव विकास के घटक और उपागम में कभी कभी उल्टा हो जाता है। एग्जाम में आप जो है पूछा कुछ जाता है, लिख कुछ देते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। उत्तर है कि मानव विकास का सामान्य अर्थ मनुष्य के सर्वांगीण विकास से लगाया जाता है और इसके लिए मानव को शारीरिक और मानसिक दोनों से स्वस्थ होना आवश्यक है और मनुष्य का ठीक से तभी विकास हो सकता है जब उसे उचित अवसर प्रदान करने वाला प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक, आर्थिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए और एक नियोजित विकास प्रणाली अपनाई जाए। अब जो उपागम के तरीके हैं, पहला है आय। मानव विकास के लिए सबसे जरूरी चीज एक सम्मानित आय का होना अनिवार्य है। आय रोजगार से प्राप्त होती है और एक स्तरीय आय से ही व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है, वह स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीता है। दूसरा है कल्याण। कल्याण का क्या मतलब होता है? किसी भी व्यक्ति या मानव समाज का पूर्ण विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अवसर की समानता उपलब्ध करा करके की जा सकती है। यह कार्य सरकार का होता है। तीसरा है न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता का विकास में कैसे रोल है, भूमिका क्या है कि मानव विकास के लिए सबसे पहले 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी है। भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, फिर शरीर को ढकने के लिए कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य,
जलापूर्ति और स्वच्छता, यह छह जो है चीज़ें मानव विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथा है क्षमता। क्षमता का क्या मतलब है कि मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं साधनों तक पहुंचने की क्षमता का निर्माण अति आवश्यक है, तभी मानव का विकास संभव है। अब 19वां क्वेश्चन को देखेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वां क्वेश्चन है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है मानव विकास के 4 स्तंभ या घटक। पहला है समता। समता बराबरी के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध समता बराबरी के भाव को व्यक्त करने वाला शब्द है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध अवसरों के लाभ उठाने की समानता होना ही समता है। अवसरों की समानता का उपयोग करने में लिंग, जाति, आय, क्षेत्र, प्रजाति आदि की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का क्या मतलब है? इसका आशय यह है कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधनों के उपयोग की समानता और स्वतंत्रता मिलने से लगाया जाता है। प्रत्येक पीढ़ी को सतत पोषणीयता के लिए संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए, भावी मतलब भविष्य में जो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर सकता है। तीसरा है मानव विकास के संबंध में, मतलब उत्पादकता क्या होती है। मानव विकास के संबंध में उत्पादकता से आशय मानव श्रम या शक्ति या क्षमता का उपयोग वस्तुओं के उत्पादन या सेवा में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पूर्ण विकास हो सकता है। सशक्तिकरण इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता, योग्यता और ज्ञान के अनुसार जिस भी क्षेत्र में वह कार्य करना चाहता है उसे अपने विकास के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये था 19वां। अब है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन देखिए, ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका उत्तर हमने बहुत ही मेहनत के साथ साथ सरलता से और परफेक्ट उत्तर लिखने का प्रयास किया है। देखिए, प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को विभाजित कीजिए। बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो हमने जो है परफेक्ट उत्तर दिया है। देखिए, उत्तर पहले हेडिंग डालेंगे प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक भी इसको कहते हैं, वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पे। पहला है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर जानते हैं जहाँ से पूरे जो है प्रदेश या जिले को नियंत्रित किया जाता है। इसका उदाहरण है प्रशासनिक नगर जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर इत्यादि। दूसरा है औद्योगिक नगर जैसे मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, सेलम जानते हैं तमिलनाडु में है, हुगली इत्यादि। तीसरा है वाणिज्यिक नगर जहाँ से व्यापार होता है जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली इत्यादि। चौथा है परिवहन नगर, इसे पतन नगर भी कहते हैं जैसे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम इत्यादि। पांचवा है गैरिसन नगर, इसे छावनी नगर भी कहते हैं जहां सैनिक रहते हैं, इसे छावनी नगर भी कहते हैं जैसे अंबाला, मेरठ, उधमपुर इत्यादि। छठवां है धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर जैसे वाराणसी, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन इत्यादि। सातवां है पर्यटन नगर
जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, जयपुर इत्यादि। 8वां है खनन नगर, जैसे रानीगंज, झरिया, सिगरौली, डिगबोई इत्यादि। इस क्वेश्चन में विशेष बात यह है, कभी कभी बहुविकल्पी के रूप में पूछता है कि पर्यटन नगर कौन सा है या धार्मिक नगर कौन सा है, तो आदमी जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो हमने उदाहरण इसीलिए दे दिया है कि आप बिल्कुल जो है स्पष्ट हो जाइए कि कौन सा पर्यटन नगर है और कौन सा धार्मिक नगर है। अब हम 21वां क्वेश्चन को देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी कम से कम सैकड़ों बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर का है, लेकिन हमने इसलिए इन दोनों को आपके सामने जो है परफेक्ट तरीके से लाने का प्रयास किया है कि उत्तर आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए, जो मेरे समझ में आया कि शुरू कहाँ से होता है नगर, तो पहला जो नगर क्षेत्र होता है उसे आप टाउन एरिया कहते हैं। टाउन एरिया के लिए जनसंख्या 10,000 से 1 लाख से कम, मतलब 99,999। तो ये जो है इतनी जब जनसंख्या होगी, मतलब शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तब उसे टाउन एरिया नगर क्षेत्र कहा जाता है। सामान्यतः लोग इसको कस्बा भी कह देते हैं। दूसरा है नगर जिसको सिटी कहते हैं, और इसे सरकार की भाषा में नगर पालिका भी कहा जाता है, और इसके लिए जनसंख्या 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम होना चाहिए। तीसरा है महानगर, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी वह होता है या होने के लिए 10 लाख, कम से कम 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ से कम जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब 10 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम। अगला है चौथा सन्नगर। सन्नगर क्या होता है कि एक महानगर और उसके साथ साथ सटा हुआ एक नगर पालिका या सिटी होता है। जैसे भारत में आप देखे होंगे कि लखनऊ है महानगर, और उसी से सटा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, जो बिल्कुल जो है सटा हुआ है। या आप वाराणसी गए महानगर, वाराणसी के साथ साथ उससे लगा हुआ सारनाथ है, वो भी सन्नगर का उदाहरण है। अगला है बृहद नगरीय प्रदेश। जैसे अब बृहद नगरीय प्रदेश वह होता है जो कई जो है शहरों को मिला करके, कई राज्यों को मिला करके एक प्रदेश जो है बन जाता है, नगर का एक प्रदेश बन जाता है। जैसे भारत में दिल्ली एक राज्य है और उसके आसपास के सटे हुए नोएडा, फरीदाबाद, पूरा जो है एनसीआर बृहद नगरीय प्रदेश का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये था जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब अंतिम लघु उत्तरी का अंतिम 22वां क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन है भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो आप जानते हैं भारत विश्व का लगभग, इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है लेकिन जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक उत्पादन करता है। अभ्रक उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का 8वां स्थान है। लेकिन भंडारण की दृष्टि से भारत का प्रथम, मतलब
अभ्रक का सबसे सुरक्षित भंडार, सबसे अधिक भंडार भारत में है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में होता है, मतलब प्रथम स्थान है। लेकिन सबसे अधिक सुरक्षित भंडार झारखंड और बिहार में है। अब इसका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है? झारखंड में यह हजारीबाग, गया, मुंगेर, सिंहभूम। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर, विशाखापट्टनम। राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। और उड़ीसा में घेनकनाल, संभलपुर, कोरापुट, गंजम। और छत्तीसगढ़ में बस्तर, तमिलनाडु में कृष्णा, सेलम और नीलगिरी में। केरल में नुचूर, पुन्नालूर। कर्नाटक में हसन जिले में पाया जाता है। आज था ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना, जैसे लघु उत्तरी 4 नंबर का है तो 4 नंबर अवश्य मिलेगा आपको। अगर इस तरह लिखेंगे तो ये परफेक्ट उत्तर है। इतना इजी और आसान किसी किताब, किसी जो है क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद। यदि आपको मेरा लिखा हुआ उत्तर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि अधिक से अधिक हम पढ़ें और इसको समझें। धन्यवाद।